नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके सामने 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज जो नाटक विधा पर आधारित है, जिसमें हम 1 से लेकर 50 तक प्रश्न भाग 1 में देख चुके हैं। तो नाटक विधा का भाग दूसरा है, जिसमें हम आज 51 से लेकर के 100 प्रश्नों तक देखेंगे। 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी और केवीएस अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चयनित प्रश्न मिलेंगे और नए प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम वीडियो की, जिसमें से पहला आज की वीडियो का पहला प्रश्न है और सीरीज का हमारा 51वां प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रालोट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो 51 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सन्यासी। प्रश्न नंबर 52 है, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया? तो 52 का प्रश्न नंबर डी सही हो जाएगा, सन्यासी सिंदूर की होली। प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सिंदूर की होली। प्रश्न नंबर 53 है, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों में को विषय वस्तु बनाया है? छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों को विषय वस्तु बनाया है? तो प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, सेठ गोविंददास। सेठ गोविंददास। अगला है प्रश्न नंबर 54 है। प्रश्न नंबर 54 है, ससगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की? तो प्रश्न नंबर 54 का है हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सेठ गोविंददास। सेठ गोविंददास जी ने इन नाटकों की रचना की है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ नाटक का नाम है और दूसरी तरफ नाटककार हैं, तो मिलान करना है। देखते हैं, वत्सराज। वत्सराज जो नाटक है वो किस रचनाकार की है? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। तो पहले ए का हम बी से मिलान करेंगे, सी से मिलान करेंगे, सॉरी, लक्ष्मी नारायण मिश्र से। दूसरा है आन का मान, तो 2 का ये हरिकृष्ण प्रेमी का है, 2 को ए से मिलान करेंगे। अगला है तीसरा त्याग और ग्रहण, ये सेठ गोविंददास का है, तो सी, ये 3 को हम डी से मिलाएंगे। अगला है चौथा अंगूर की बेटी, तो गोविंद वल्लभ पंत, ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं अपना कौन सा कूट हमारा सही है। तो एक ए का सी से और 2 का ए से, 3 का डी से, 4 का बी से। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। हमारा था 1 का सी से था और 2 बी ए से था, 3 डी से था। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नाटक है अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? तो प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, उपेंद्रनाथ अशक। उपेंद्रनाथ अशक का है। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अशक का है? इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्रनाथ अशक का है? तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान, ये सभी हैं उपेंद्रनाथ अशक जी के हैं। प्रश्न नंबर 57 के बाद आ जाता है 58 है हमारा, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिया गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? तो छठा बेटा किस नाटककार का है हमने अभी देख लिया है।
तो छठा बेटा किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का है। तो ये तो हमारा बहुत आसान हो गया प्रश्न। ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 58 का ए सही हो जाएगा। अगला है, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिया गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट जी। प्रश्न नंबर 60 है 60, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? तो 60 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। दशरथ ओझा ने। प्रश्न नंबर 61 है, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 61 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर का है। अगला है प्रश्न नंबर 62, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? तो पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। युगे युगे क्रांति में है। अगला है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 63 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 64 है, प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रश्न नंबर 64 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 1950 से। प्रश्न नंबर 65 है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो प्रश्न नंबर 65 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, कोणार्क की है। अगला है प्रश्न नंबर 66 है, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? तो प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। शारदिया नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। प्रश्न नंबर 67 है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? तो प्रश्न नंबर 67 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आधे अधूरे मोहन राकेश का है। फिर से मिलान का है 68वां। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। नाटक का नाम और नाटककार का नाम एक तरफ दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश, यहाँ पर कुछ कट है तो एक मिनट देख लेते हैं। तो पहला मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश। अंधा युग धर्मवीर भारती। आठवां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा का है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी का है। तो और यहाँ पर मुद्रा राक्षस जो है इनका तेंदुआ है। यहाँ पर तेंदुआ है। तेंदुआ जो है वो किसका है? मुद्रा राक्षस का है। और मुद्रा राक्षस का है। और आठवां सर्ग जो है ये आठवां सर्ग जो है हमारा ये सुरेंद्र वर्मा का है। सुरेंद्र वर्मा जी का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर, तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ए का मोहन राकेश सी से था।
तो हमारा इसका ये कूट सही हो जाएगा। ए का सी से था और बी अंधायुग धर्मवीर भारती का बिंदु का ए से था। तो ए सी दो ए यानी विकल्प नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 69 है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं। बी सही हो जाएगा। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो ये लहरों के राजहंस है। 70 का बी सही हो जाएगा। 70 का बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस प्रश्न में विवाद है दोस्तों। यहाँ पर लहरों के राजहंस तुलसीदास से माना गया है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले का यहाँ था और आषाढ़ का एक दिन कालिदास पर लिखा गया है और ये जो मोहन राकेश ने इनका लिखा है लहरों के राजहंस, ये तुलसीदास पर लिखा गया है। यहाँ पर भी तुलसीदास है। तुलसीदास के पर लिखा गया है और खंजन नयन इन्हीं का है, तो वो लिखा गया है सूरदास पर। तो 70 का हमारा विकल्प नंबर जो है सही हो जाता है ए, आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित लिखा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 71 है। नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अह चूर चूर हो जाता है, अहम चूर चूर हो जाता है, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 71 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 72 है। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? नायक नंद किसका प्रतीक है? तो प्रश्न नंबर 72 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, संन्यासशील मानव का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 73 है। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। तो मादा कैक्टस नाटककार के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 73 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 74 है। प्रश्न नंबर 74, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है? अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी शैली लिखी गई है, नाट्य शैली लिखी गई है? तो इसको देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो 74 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा, ये अंधा युग लिखा गया है। प्रश्न नंबर 75 है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता इनमें से कौन सा है? तो एक और द्रोणाचार्य के नाटक के रचयिता प्रश्न नंबर 75 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, शंकर शेष। 75 का डी सही हो जाएगा, शंकर शेष। मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? तो मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? तो प्रश्न नंबर 76 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 77 है। रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की? महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रश्न। रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना में से किसने की है? तो प्रश्न नंबर 77 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, मणि मधुकर ने। मणि मधुकर ने। प्रश्न नंबर 78 है। सूची को मिलान करना है दोस्तों, सूची को मिलान करना है। तो इसका देख लेते हैं। योर्स फेथफुली किसकी नाट्य कृति है? तो योर्स फेथफुली मुद्रा राक्षस की है। तो ए को सी के साथ देवयानी का कहना, तो देवयानी का कहना रमेश बच्ची का है। देवयानी का कहना रमेश बच्ची का है। नायक खलनायक किसकी कृति है? तो ये सुरेंद्र वर्मा की है। और रस गंधर्व किसका है? तो मणि मधुकर का है, अभी हमने देखा है।
मणि मधुकर का है। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। एक का सी के साथ, एक का शी के साथ, बी का डी के साथ, तो बी का डी के साथ, यानी इस प्रकार से विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। और 3 का जो है ए के साथ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताना है, रचयिता का नाम बताना है, किसने लिखा है। तो प्रश्न नंबर 79 है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, भीष्म साहिनी का। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 80 है। प्रश्न नंबर 80 है, घाटियाँ गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन हैं। घाटियाँ गूंजती हैं नाटक के रचयिता कौन है। तो प्रश्न नंबर 80 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। घाटियाँ गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह का है। पेपर वेट नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है। तो पेपर वेट नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है। प्रश्न नंबर 81, विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, रमेश बच्ची ने की है। प्रश्न नंबर 82 है, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है। तो बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता, बहुत ही आसान, कई बार पूछा गया प्रश्न। तो 82 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 83 है, इनमें से ज्ञानोदय नाटक, ज्ञानदेव नाटक का कौन सा है। इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है। 83 का, तो 83 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम। प्रश्न नंबर 84 है, अंधे अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी। अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। प्रश्न नंबर 84, तो 84 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 1881 में, यानी 1881 में हुई थी। प्रश्न नंबर 85 है, भारतेंद्र जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतेंद्र जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक ही रात में की थी। तो 85 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी की। अगला है 86 नंबर का है, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल कौन क्या है। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है। तो प्रश्न नंबर 86 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 1931 में, 1931 में। प्रश्न नंबर 87 है, कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। दैट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। तो प्रश्न नंबर 87 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विजया। विजया नहीं है, बाकी सुभाषिनी, अलका, कल्याणी सभी हैं। प्रश्न नंबर 88 है, प्रसाद के किस नाटक के में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है। तो प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश है। तो प्रश्न नंबर 88 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त में। अगला है प्रश्न नंबर 89 का, युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है। प्रश्न नंबर 89 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अंधा युग। प्रश्न नंबर 90 है। प्रश्न नंबर 90 है, कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है। तो अंधा युग में कौन सा पात्र नहीं है। 90 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, भीष्म पितामह अंधा युग में नहीं है। प्रश्न नंबर 91 है, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है। तो प्रश्न नंबर 91 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा,
परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का, परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का जो है कि याद दिलाता है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। प्रश्न नंबर 92 है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो प्रश्न नंबर 92 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, 5 अंक हैं। प्रश्न नंबर 93 है, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 93 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अंधा युग। प्रश्न नंबर 94 है, महेंद्रनाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? महेंद्रनाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? तो 94 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक जो है इसके पात्र हैं। प्रश्न नंबर 95 है, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष की थी? तो आधे अधूरे की रचना काल बताना है। 95 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 1969 में, 1969 में की थी। अगला है प्रश्न नंबर 96 है, नाटक जारी है रचना किस विधा की है? नाटक जारी है रचना किस विधा की है? तो प्रश्न नंबर 96 है जो प्रश्न नंबर आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कविता, कविता विधा से है। यानी नाटक जारी है रचना किस विधा से है? कविता विधा से है। प्रश्न नंबर 97 है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो प्रश्न नंबर 97 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपन्यास विधा की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 98, अंडे के छिलके किसका एकांकी कथन संकलन है? अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? तो प्रश्न नंबर 98 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मोहन राकेश का। अंडे के छिलके मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 99 है, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस रचना एकांकीकार के प्रमुख एकांकी है? तो प्रश्न नंबर 99 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा का है। प्रश्न नंबर 100 यानी अंतिम है, आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रश्न नंबर 100 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, विष्णु प्रभाकर की। तो दोस्तों कल का हमारा जो पुराना सवाल हमने जो पूछा था आप लोगों से, तो उसका सही जवाब हम बता रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर जो हमने कल पूछा था आपसे कि आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? तो ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, तो इसका सही जवाब हम बता रहे हैं, सावित्री जो है इसके सही जवाब हैं। सावित्री स्त्री जो है नायिका थी आधे अधूरे नाटक की। तो आज का सवाल है आपके लिए, आज की वीडियो का एक सवाल है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई है? आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आधे अधूरे नाटक की रचना कब हुई है? तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नाटक विधा से
पार्ट तीसरा लेकर के जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।